जय हिंद साथियों। आज का ये लेक्चर नंबर 10th है। द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये क्लास 11 का ये चैप्टर चल रहा है और इस प्रकार से हमने आपको 9 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको लाइसोसोम के बारे में बताया। लाइसोसोम क्या होती है? सोसाइटल बैग ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि इसके पास क्या होती है, एंजाइम होती है। वो एंजाइम होती है जिससे क्या कर सकता है, बहुत सारे डैमेज सेल ऑर्गेनेल्स को डैमेज कर सकता है, उसे पचा सकता है, खत्म कर सकता है और खुद को भी, पूरे सेल को भी डाइजेस्ट कर सकता है। और लाइसोसोम में करीबन 40 से 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम होते हैं। और कितने प्रकार के लाइसोसोम होते हैं? 3 प्रकार के लाइसोसोम होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी जो होती है, जो गोल्गी बॉडी से क्या होती है, नया नया भर के आता है, उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी बोलते हैं। उसके बाद जो मतलब ऐसे जो डैमेज हो गए सेल ऑर्गेनेल्स, उसे अपने अंदर ले लिया, लाइसोसोम के अंदर चला गया तो वो सेकेंडरी बन जाता है। फिर जब क्या होता है, उसे तोड़ उड़ के एकदम सेल से बाहर के निकलने के योग्य बना देता है, तो वो टर्सरी कहलाता है। इतने प्रकार के हमने ये सब चीज पढ़ चुका है। आज का ये लेक्चर नंबर 10th है और इसमें थोड़ी ये लेक्चर लंबे होंगे और इसमें पूरे माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स पढ़ाऊंगा। हो सकता है कि आगे और प्लास्टिड के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिड एक जो है फिर अलग चलने लगता है सेल ऑर्गेनेल, तो उससे बढ़िया रहेगा कि सेल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बढ़ा करके इस लेक्चर को बंद कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। वैक्यूल छोटा सा टॉपिक है और ये छोटा सा एक सेल ऑर्गेनेल्स है। ये जो होता है सिर्फ किस में पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, क्योंकि एनिमल के अंदर स्टोरेज का कम नहीं होता है उतना, तो इसलिए वैक्यूल्स यहाँ पर नहीं पाया जाता है एनिमल्स में। प्लांट्स में पाया जाता है। यह एक प्लांट्स सेल ऑर्गेनेल है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कौन सा सेल जो बना हुआ है फोटो, ये प्लांट सेल का बना हुआ है फोटो। प्लांट सेल, कौन सा सेल? प्लांट सेल है। ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल का ये फोटो बना हुआ है। अब देखिए, कह रहा है प्लांट्स में जो प्रेजेंट होता है ये वैक्यूल्स, कहता है मेरिस्टेमेटिक सेल और परमानेंट सेल दोनों में होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल वो सेल होती है, जस्ट वो क्या होता है कि जिससे क्या होती है कि निर्माण होता है कि प्लांट्स का, वो होती है, बहुत ही एक्टिव होती है। ये कहा जाए तो प्रिकर्सर होता है प्लांट्स का। यदि ये नहीं रहेगा तो प्लांट्स का ग्रो होना संभव नहीं है, इसलिए ये इसे प्रिकर्सर बोला जाता है। और इसके बारे में बहुत सारे चीज पढ़ाऊंगा मैं, नोट्स पे पाए जाते हैं, ये सब बताऊंगा। और सारे चीज मेरिस्टेमेटिक सेल क्यों एक्टिव होता है, क्यों इसको मोस्ट ऑफ एनर्जी चाहिए, ये सब चीज बताऊंगा। और परमानेंट सेल जो क्या हो गया, परमानेंट में कन्वर्ट हो गया, और ना तो ग्रोथ कर सकता है नहीं और कोई कार्य ज्यादा मतलब कार्य कर सकता है पर वो ग्रोथ नहीं कर सकता है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है कंपैरेटिवली क्या होती है, इसमें स्मॉल और कंपैरेटिवली इन स्मॉल और वेरी स्मॉल, एब्सेंट और वेरी स्मॉल। कहता है कि वैक्यूल्स जो है ना, ये वैक्यूल्स ये इस मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या हो सकता है कि एब्सेंट भी हो सकता है या फिर होगा तो बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। और परमानेंट सेल में क्या होता है, लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है, और ऑक्यूपाइज स्पेस जो होती है साइटोप्लाज्म की 40 से 90%, 90% स्पेस को घेर के रखता है। कौन? ये वैक्यूल्स, बहुत ही बड़ा होता है प्लांट सेल में। और कहा जाता है क्या, प्लांट सेल में क्या होती है, जो वैक्यूल्स होती है उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आयंस जो होती है, ये सब की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। किसके कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होती है, इसकी मात्रा जो होती है आयंस की ज्यादा होती है। अगर इसे चाहिए तो ऑलमोस्ट ऑफ क्या कर सकता है, ये एक्टिव प्रोसेस करके के यदि इसमें बढ़ जाता है आयंस की मात्रा साइटोप्लाज्म में, तो क्या कर सकता है कि एक्टिव प्रोसेस होगा, एक्टिव प्रोसेस होकर के कंसंट्रेशन अगेंस्ट करके भी वैक्यूल्स में ये सब आयंस चला जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है, उसमें खपत होती है। और ये सेल है तो बाहर वाला लेयर को सेल वॉल बोला गया, अंदर वाले को सेल मेम्ब्रेन, फिर ये वैक्यूल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स है। कौन सा है? सेल ऑर्गेनेल्स है। और इसके अंदर जो सेल शेप दिख रहा है पूरे स्पेस को बोला में जो लिक्विड भरे हुए होता है उसे क्या बोलते हैं, सेल शेप कहते हैं। उसमें क्या क्या होता है, सेल शेप हैविंग H2O लार्ज अमाउंट में, सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा होता है? पानी होता है, H2O बोलते हैं। आगे देखिए आयंस भरा होता है, इसमें आयंस रहता है। फिर जाकर कहते हैं एक्सट्रैक्टरी मटेरियल, जो मतलब कि सेल को रिक्वायर नहीं है वो भी यहाँ पर रहता है, तो इसे क्या करता है, धीरे धीरे सेल उसे निकाल देता है। और वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स होता है जो कि एंथियोसायनिन और एंथियोक्लोर होता है। एंथियोसायनिन जो होती है ब्लू और वायलेट कलर की होती है, और एंथियोसायनिन जो होती है कैसी होती है, ये येलो कलर की होती है, ठीक है।
कहा जाता है कि प्लांट्स जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और फ्लावर जो उसमें होते हैं उसके पेटल्स जो होते हैं, पेटल्स फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, मान लीजिए ये पेटल्स है, सॉरी इस प्रकार से देखिए, ये पेटल्स है और इसके अंदर क्या है, यहाँ पर ओवरी है, ठीक है। ये ओवरी है, ठीक है, ये पेटल्स कहलाया। ये पेटल्स जो होती है इसकी कलर जो होती है, ये पेटल्स इसकी कलर जो होती है इस वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। आगे देखिए फंक्शन ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन का कार्य चलता है इसमें, इन दोनों के बीच में जो होता है साइटोप्लाज्म और वैक्यूल्स के बीच में ऑस्मोरेगुलेशन होता है। ऑस्मोरेगुलेशन में क्या होता है कि कहता है कि आयंस जो साइटोप्लाज्म में होती है, जो आयंस साइटोप्लाज्म में होती है वो अगर किसमें वैक्यूल्स में जाता है, वो अगर वैक्यूल्स में जाता है, यहां देखिए इसमें इसमें जो आयंस है साइटोप्लाज्म में जो आयंस है वो अगर किसमें जाता है, वैक्यूल्स में जाता है, उसे बोलते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर कम है फिर भी इसमें इसके अंदर जाता है, तो एक्टिव प्रोसेस के जरिए इसे क्या बोलते हैं, आयंस जो जाता है किसमें वैक्यूल्स में, उसे बोलते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में यदि आयंस आता है, वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में आता है, तो उसे बोलते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये एनसीईआरटी का डाटा है, एनसीईआरटी ऐसा ही लिखा हुआ है, वहां लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने फोटो में बताया इस प्रकार से ताकि आसानी हो जाए। बस इतना ही है वैक्यूल्स। इसके बाद अब हम जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, क्यों कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तब तक इस स्लाइड को लिखें और अगले स्लाइड में मैं बता रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी आविष्कार अल्टमैन एंड बेंडा ने किया था, अल्टमैन एंड बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है एक क्या है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, और इसके पास डीएनए भी होती है। तो चलिए एक करके यहाँ पर पढ़ते हैं क्या क्या होता है इसके पास, आखिर क्या इसके फीचर है। कहा जाता है डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होते हैं और ये एटीपी बनाती है। एटीपी बनाती है मतलब कि इस सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया बनाती। इसलिए इसे क्या कहा गया, पावर हाउस ऑफ सेल कहा गया। जिस प्रकार से हमारे घरों में ग्रिड से लाइन आती है, तभी जाकर के हमारे घर में बहुत सारे क्या होते हैं, ऊर्जा का उत्पन्न होता है, जिससे बल्ब, लाइट, टीवी, फैन ये सब चलते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हमारे बॉडी में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑर्गन को या फिर किसी सेल को, तो वो एनर्जी आती कहां से, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे हमारे बॉडी में, उतना ज्यादा एनर्जी हमारे बॉडी में मिलेगा, और हम जितना ज्यादा काम करेंगे और उतना ज्यादा जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें फॉर्मेशन होगा हमारे सेल के अंदर और बॉडी के अंदर, और इससे क्या होगा, एनर्जी ज्यादा बनाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेसोसोम इज द एनालोगस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जैसे कि मोनरा क्लास का होता है। मोनरा किंगडम का जितने भी कहा जाए जो सेल होते हैं, जो भी लाइफ होती है, बैक्टीरिया के बारे में सोच लीजिए, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया होती है उसमें, तो क्या होते हैं उसमें मेसोसोम होती है। मेसोसोम जो होती है क्या होती है, ये सेल इनर सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा बिहेव करता है, जहां पर क्या करता है वो एनर्जी का फॉर्मेशन करवाता है। देखिए मान लीजिए ये क्या है, ये एक बैक्टीरियल सेल है और इसी सेल में डबल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर में इस प्रकार से क्या हो जाती है, इस प्रकार से फॉर्मेशन कर लेती है, इसी को मेसोसोम कहा जाता है। और ये मेसोसोम क्या करती है, एनर्जी का प्रोडक्शन कराती है, किसमें, तो प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में सारे फंक्शन करते हैं एनर्जी वहां पर, यही जो होती है बहुत सारे रोल, रिस्पिरेटरी एंजाइम भी होती है, इसका उसका भी काम ये करती है, मेसोसोम करती है, रिस्पिरेशन का भी काम जो होता है मेसोसोम ही करती है, ठीक है। आगे देखिए, और जो होता है ये बात मैंने बता दी आपको, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, प्रोटीन, ये सभी क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं,
ये सब जो टूटते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटते हैं, फिर जाकर क्या होता है, एनर्जी इससे रिलीज होती है। इसी सब के टूटने से ऑक्सीडेटिव इसलिए बोला है क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जिससे क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट टूटती है, कार्बोहाइड्रेट टूटती है, ग्लूकोज बनाती है, फैट भी टूटता है, तो यहाँ से भी क्या होता है, ग्लूकोज और प्रोटीन सब प्रोटीन ये सब से टूट के सब अल्टीमेटली क्या ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज टूटने के बाद क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। आगे देखिए, कहा सेल बैटरी एंड सेल फर्नेस, बैटरी इस माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा गया है, सेल बैटरी एंड सेल फर्नेस कहा गया। मतलब कि सेल के अंदर जो बैटरी, जिस प्रकार से हमारे गाड़ी में बैटरी वर्क करती है तभी हमारी गाड़ी क्या होती है, स्टार्ट होती है, ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे बॉडी में एनर्जी कम है तो उस एनर्जी को बनाएगा कौन, सेल। तो सेल बनाएगा एनर्जी को, तो इस एनर्जी का उत्पादन कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है सेल में। तो तभी जाकर के क्या होगा, सेल के अंदर एनर्जी मिलेगा। इसलिए इसे क्या कहा गया, सेल बैटरी और या फिर सेल फर्नेस कहा गया है। और इंजन में आग तभी लगता है जब वो क्या होता है, फ्यूल उसके अंदर रहता है, तो फर्नेस का काम करता है। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में अगर क्या होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया इज वन ऑफ द मोस्ट बिजी सेल ऑर्गेनेल अमंग देम। कहता है क्या, सेल ऑर्गेनेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेल है, सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेल है उन सभी में से सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही एक सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला सेल ऑर्गेनेल है, जिससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। अगर हमने अपने हाथों की यहां से यहां कर रहा है तो इसमें क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, तो एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो इस एनर्जी को बना कौन रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। इसलिए क्या कहा जाता है, बिजी सेल होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है पूरे सेल में। आगे लिखा हुआ है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जो क्या है, सेमी ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब यह है कि जो सेल ऑर्गेनेल खुद से अपना रेप्लिकेशन कर सकता है, रेप्लिकेशन मतलब जीरोक्स या फिर कॉपी। अगर हम अपना कॉपी, हम अपने जैसा एक और इंसान बना लेते हैं अपने से, खुद से डिवाइड करके, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोनोमस। उसी प्रकार से क्या होती है, सेल ऑर्गेनेल जो होती है, सेल ऑर्गेनेल जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर, ये अपना रेप्लिकेशन नंबर जो होती है सेल के अंदर खुद से बढ़ा सकता है। ऐसे कुछ जो भी सेल ऑर्गेनेल रहेंगे उसे क्या कहा जाएगा, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहा गया है। कहता है दो सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड इंक्रीज देयर नंबर, इसे क्या कहा गया है, जो अपना नंबर बढ़ा सकता है और अपने आपको रेप्लिकेट कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। फिर आगे देखिए, सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल, सेल के अंदर सेल है जो कि ऑर्गेनेल बन गया। अब यहां पर क्या फंडा आता है, फंडा ये आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसा देखा गया है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल बोला गया है। क्योंकि ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो है यूकैरियोटिक के अंदर आ गया और ये क्या हो गया है, यह एक यूकैरियोटिक सेल का सेल ऑर्गेनेल बन गया है। तो ये पहले प्रोकैरियोटिक था और ये क्या हो गया, यूकैरियोटिक में आ गया, तो ये यूकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनेल बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि ये जो धीरे धीरे कॉन्टेक्ट में आते गया यूकैरियोटिक सेल के, और क्या हो गया, ये जो है प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनेल बन गया। अब देखिए, इसके बहुत सारे फीचर जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोकैरियोटिक सेल से मिला हुआ था, इसीलिए मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल यदि मिल रहा है तो दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब जेनेटिक मतलब डीएनए जो मिल रहा था इसका माइटोकॉन्ड्रिया का, वो किससे मिल रहा था, प्रोकैरियोटिक सेल से। और इसके पास डीएनए भी होता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है। आगे देखिए लिखा हुआ है जीसी रिच, मतलब ग्वानिन और साइटोसिन, जो ये नाइट्रोजन बेस है वो जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत ही रिच अमाउंट में होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। आगे लिखा हुआ है इसके अंदर 70S राइबोसोम भी पाया गया है, जो कि 70S राइबोसोम जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। और आगे लिखा है बाइनरी फ्यूजन, बैक्टीरिया भी क्या कर सकता है, बाइनरी फ्यूजन करके खुद को दो भागों में इस प्रकार से दो अपने आप को रेप्लिकेट करके सिंगल बैक्टीरिया, डबल बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया बन सकता है। ठीक वो बिहेवियर भी है इसमें, जिसके कारण ऑटोनोमस बन गया ये। आगे देखिए इसके साइज की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज जो होती है डायमीटर, जो कहा गया है कि 0.2 to
1 माइक्रोमीटर का होता है, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर लिया गया, लेंथ जो होता है 1 टू 4.1 माइक्रोमीटर का होता है, और ये जो इसके शेप जो होते हैं सिलेंड्रिकल होता है, या फिर सीसॉ शेप का होता है, या फिर कह सकते हैं कि जूते की सोल की तरह होता है, शूज सोल, ठीक है। और इसकी कहता है कि इसके अंदर जो होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यह डिपेंड करती है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, सेल कितना कार्य करता है उसके उस पर डिपेंड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो न्यूक्लियस है उसके मेम्ब्रेन कैसा है। तो इस स्लाइड में इतना हुआ, और अगली स्लाइड में इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और सारी बातें बताता हूं आपको। हाँ तो दोस्तों, इस स्लाइड में आपको कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद इसके डायग्राम पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या होता है, कहाँ पे क्या चीज पाया जाता है, ऑक्सीसोम भी होते हैं, कैसे जो होता है वो फिर आगे कौन करता है ऑक्सीसोम जो होते कैसे एटीपी एनएडीएच बनाता है, ये सब चीज के बारे में बताऊंगा। पहले इस लेक्चर को, इस स्लाइड को, लेक्चर नहीं, इस स्लाइड को देखिए। पहले यहाँ पर कहा जा रहा है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मोर एज कंपेयर टू प्लांट्स इन हायर एनिमल। कहा जाता है जो एनिमल्स होते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, जैसे एलिफेंट हो गए, हम लोग हो गए, मनुष्य हो गया, ये सब में क्या होता है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा चाहिए? क्योंकि ये जो फिजिकली वर्क ज्यादा करता है, लेकिन प्लांट्स में कम होता है, क्योंकि प्लांट्स को कोई फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो सब तो मोस्ट ऑफ द फिजिकल वर्किंग क्या होता है, एक तो स्टेगनेंट ग्रोथ होता है, कहीं जाता नहीं है, उसके लिए कम ही चाहिए, उसके लिए कोई ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं होता है। और हवा के कारण क्या होता है, हवा बहता है तो उसके टहनी जो होते हैं, शाखाएं जो होते हैं, ब्रांच होते हैं, वो क्या होते हैं, हिल जाते हैं, तो उसके लिए कोई ज्यादा नहीं चाहिए। और कहता है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मच मोर इन फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड। करेक्ट, जो पक्षी होते हैं उसके जो पंख होते हैं, पंख जो होते हैं उसमें क्या होते हैं कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मोर होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ही नंबर में होते हैं। आगे देखिए, ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया इन कोलोरेला, ये बहुत बड़ी एग्जांपल होती है कि ऐसा कौन सा एल्गी है जिसमें सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, या फिर कह सकता है कि फ्लोइंग ऑप्शन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोलोरेला है, क्या है कोलोरेला, यह स्पेस फूड के नाम से भी जाना जाता है, या फिर स्पेस एल्गी। इसमें बहुत प्रोटीन होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे क्या करता है कि अगर कोई साइंटिस्ट जाता है स्पेस में, जाता है दूसरे ग्रहों पर जाता है, तो उसके लिए इसका यूज करता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में एक कैप्सूल के बना करके, बहुत ही प्रोटीन होती है। आगे कहा गया कॉस्कोस अमीबा, कहता है कि अमीबा को बोला गया कॉस्कोस। इसमें कहता है कि करीबन 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कितना मतलब 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, किसमें? अमीबा में, अमीबा में। आगे देखिए, कहता माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म दिया किसने दिया? बेंडा ने दिया। किसने दिया? कार्ल बेंडा। किसने दिया? कार्ल बेंडा। आगे देखिए, डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया किसने किया? अल्टमैन एंड फ्लेमिंग। यहाँ पर फ्लेमिंग का नाम दिया, बेंडा भी शामिल था, तो फ्लेमिंग ये याद रखना है, अल्टमैन एंड फ्लेमिंग ने दिया डिस्कवरी। डिस्कवर किसने किया? अल्टमैन एंड फ्लेमिंग ने किया डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखो, ऑल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ए सेल, सॉरी उससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया स्टैंड बाय द जीनस ग्रीन बी, या एक डाई होता है जीनस ग्रीन बी, जिससे क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया स्टैंड होता है। सेल है, सेल के ऊपर लगा दिया, और ये जहां पर डाई जो होता है लग जाएगा, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया दिख जाएगा। आगे कहता है कि ऑल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ए सेल कलेक्टिवली नॉन एज व्हाट? नॉन एज कॉन्ड्रियोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक सेल में जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसे कॉन्ड्रियोमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोमिन बोलते हैं। फिर अब इसके बाद इस स्लाइड की अगली स्लाइड में क्या करते हैं, पूरे माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और उसमें कहां पर क्या होता है उस चीज को अब हम आपको बताएंगे। हाँ तो दोस्तों, इस स्लाइड में आइए। इस स्लाइड में हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो है इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ पर आउटर स्पेस या फिर आउटर चैम्बर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला गया है, इसी को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहा जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर ये मैट्रिक्स है जिसे इनर चैम्बर बोला गया है, जहाँ पर मैट्रिक्स है साइटोप्लाज्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये डीएनए है, कौन है? डीएनए का स्ट्रक्चर है। और कह रहा है कि ये जो है, ये क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हम जानते हैं कि 70S राइबोसोम होती है। क्या होती है? 70S राइबोसोम होती है। और इसी में क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसी के ऊपर ये ऑक्सीजोम लगी हुई होती है। ऑक्सीजोम को F नोड और F1 पार्टिकल भी कहा जाता है। F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल भी कहा जाता है, एलिमेंट्री पार्टिकल कहा जाता है, इसी को एटीपेज कहा जाता है। और इसकी नंबर जो होती है 10 की पावर 4 to 10 की पावर 6 होती है। किसकी? ऑक्सीजोम की। ऑक्सीजोम के बारे में और पढ़ेंगे, कैसे वो वर्क करती है माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में।
तो इस स्लाइड में इतना और अगले स्लाइड में उसका बताता हूँ मैं। दोस्तों मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया वैक्यूल्स का, वैक्यूल्स वाले जो चल रहा था उसमें मैंने यहाँ पे एनसीआर लिख दिया था, एनसीआरटी छूट गया था, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। वो एनसीआरटी का लाइन था जहाँ पर क्या होता है अलोंग द कंसंट्रेशन और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट बन रहा था आयंस का वहां पर। हाँ तो दोस्तों पहले ऑक्सीसोम से पहले हम इस डिफरेंस को पढ़ लेते हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बारे में। उसके बाद थोड़े से नोट्स इधर है इनर मेम्ब्रेन का और जो है इधर डीएनए का नोट्स है। इन सब चीजों को पढ़ेंगे फिर जाकर के ऑक्सीसोम के बारे में पढ़ेंगे थोड़ी सी। उसके बाद मोस्टली 1 स्लाइड होगा, हाँ 1 स्लाइड में खत्म हो जाएगा पूरा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बारे में। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें क्या होती है लिपिड की मात्रा ज्यादा होती है, अमाउंट ऑफ लिपिड इज मोर देन द प्रोटीन। मतलब आउटर जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की उसमें क्या होती है प्रोटीन कम होती है, लिपिड की ज्यादा होती है। लेकिन इनर वाले में क्या होते हैं प्रोटीन की मात्रा क्या होती है ज्यादा होती है लेकिन लिपिड की कम होती है। आगे लिखा हुआ है आउटर में आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉस्फोलिपिड जिसको फॉस्फोटाइडल कोलिन बोला गया है, फॉस्फोटाइडल कोलिन बोला गया है किसको आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जो लिखा हुआ है यहाँ पर फॉस्फोलिपिड जो है यहाँ लिखा हुआ डायफॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल, यहाँ कोलिन है यहाँ ग्लिसरॉल, हाँ ग्लिसरॉल है, यहाँ पर ग्लिसरॉल है, यहाँ पर भी कोलेस्ट्रॉल है और यहाँ पर भी कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है दोनों जगह कोलेस्ट्रॉल दोनों मेम्ब्रेन में है, कोलेस्ट्रॉल एल है। आगे लिखा है पोरिन प्रोटीन जो होता है क्या होता है आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें प्रेजेंट होती है मोर पर, जिसके कारण क्या होता है आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ज्यादा परमिएबल हो जाती है। पोरिन प्रोटीन होने के कारण क्या होता है ज्यादा परमिएबल होता है। ठीक है लेकिन अंदर वाले में क्या है यहाँ पर लिखा पोरिन प्रोटीन अब्सेंट लेस परमिएबल, यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन में क्या होती है कम नहीं होती है जिसके कारण क्या होता है वो कम परमिएबल होती है लेकिन होती है। और एंजाइम जो होती है क्या होती है यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन में भी है एंजाइम और आउटर मेम्ब्रेन में भी एंजाइम है, दोनों मेम्ब्रेन में एंजाइम है। कौन सा एंजाइम होता है वो जब हम जो है ये पढ़ेंगे रिस्पायरेशन पढ़ेंगे किसमें प्लांट्स में उसमें बताऊंगा कौन सी एंजाइम बहुत ही ऑक्सीडेटिव करके एंजाइम होती है वो बहुत ही एफिशिएंट होती है। एक ही एंजाइम होती है जो मेम्ब्रेन में होती है। ठीक है आगे देखिए क्रिस्टी जो होता है क्या होता है एब्सेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन में लेकिन इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी प्रेजेंट होता है जो इस प्रकार के जहां पर क्या होता है ऑक्सीजन लगी हुई होती है। आगे देखिए फिर डीएनए के बारे में देखिए डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होती है डबल स्ट्रैंड डीएनए होती है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होती है, सिंगल होती है और जो होती है जीसी रिच ग्वानिन एंड साइटोसिन का मात्रा क्या होती है ज्यादा होती है। टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए जो होती है सेल में उसका 1% माइटोकॉन्ड्रिया लेकर के घूमती है। ठीक है आगे देखिए आगे लिखा हुआ इनर मेम्ब्रेन में जो क्रिस्टी होती है क्रिस्टी का शेप जो होता है फिंगर लाइक होता है उंगली के जैसा होता है और जो इग्लेनॉइड में जो होती है इसकी वेसिकल शेप होती है और फंगस में जो होता है प्लेट शेप होती है। इतना बात हुआ इसमें। अब एक थोड़ी सी पढ़ेंगे टॉपिक ऑक्सीसोम के बारे में और आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर का डिफरेंस पढ़ेंगे बस ये माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों आइए इस स्लाइड में क्या क्या होता है हम ऑक्सीसोम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इस दोनों के बीच में जो स्पेस बचती है उसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इसको याद रखना। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस किसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का एक डायग्राम है और इसके बीच में क्या है ये जो स्पेस बनता है इसके मिलाकर के अभी ये क्या हो गया ऑक्सीसोम हो गया, ये ऑक्सीसोम का डायग्राम हो गया। और ये वाले जो स्पेस होता है इसी को क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। और ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन से ही क्या होती है ये पेरोक्सिसोम लगी हुई होती है जिसको क्रिस्टी भी बोल देते हैं। वहां पे क्रिस्टी बनाता है क्योंकि क्रिस्टी बनाता है दैट्स लाइक टू बी क्रिस्टी और उसी क्रिस्टी पर क्या होता है ऑक्सीसोम लगी हुई होती है। लेकिन ऑक्सीसोम क्या होती है क्रिस्टी के ऊपर लगी रहती है इनर मेम्ब्रेन पर। ठीक है
अब देखिए क्रिस्टी का क्या, ये ऑक्सीसोम जो है इसका क्या तीन पार्ट होते हैं, हेड होता है, स्टॉक होता है और बेस होता है। बेस जिससे क्या होता है कि ये इनर मेम्ब्रेन से अटैच होता है ऑक्सीसोम, और स्टॉक एक मान लीजिए कि स्टेम की तरह काम करता है, और ये हेड हो गया, ठीक है। कहता है कि इनर मेम्ब्रेन जो होती है इसमें जो NADH2 जो इसके पास होती है वो ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होती है इसकी ऑक्सीडेशन होती है, और ये हाइड्रोजन रिलीज कर देता है और ये NAD बना लेता है, ठीक है। और यहाँ से NAD बनता है, और यहाँ जो इसमें जो ये NADH बन के क्या NADH2 जो होता है यहाँ से NAD बन जाता है, और ये 2 हाइड्रोजन जो होती है इसमें आ जाती है स्पेस में, इस स्पेस में आ जाती है। इससे क्या होती है हाइड्रोजन का ग्रेडियंट बनता है। यहाँ पर जितना ज्यादा नंबर ऑफ ये हाइड्रोजन बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जब ग्रेडियंट टूटेगा इधर तो ये जो होती है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ADP एडिनोज डाइफॉस्फेट, यहाँ डाइफॉस्फेट 2 फॉस्फेट है, तो ये क्या होती है दोनों जुड़ करके ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ये दो गो यहाँ पर डाइफॉस्फेट है। तो जैसे यहाँ से हाइड्रोजन जाती है इसमें ये जो हेड है ऑक्सीसोम का इसमें एक सरगम ट्रांसेस मूवमेंट होती है, ठीक है, जिससे क्या होती है कि ये जो ये ADP है ATP में कन्वर्ट हो जाती है। इतना ही काम है इस ऑक्सीसोम का कि ADP को क्या करती है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिल करके ये ATP बना लेती है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रेजेंस में, ठीक है। और ये जो होती है इधर से जैसे ही टूटती है ये ग्रेडियंट टूटती है, मतलब इस ऑक्सीसोम से मैट्रिक्स में जाती है हाइड्रोजन, तो इसमें होती है क्या, ये जो है हेड, इसमें एक सरगम फ्रांसिस फॉर्मेशन होती है, एक साथ चेंज आती है, जिससे क्या होती है ATP का रिलीज फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो आउटर चेंबर और इनर चेंबर के बारे में बता देते हैं। आउटर चेंबर जो होती है ये जो है वर्ड सरगम फ्रांसिस चेंजिंग जो आता है वो NCERT का टर्म है। क्यों आता है, क्योंकि ATP के या हाइड्रोजन ग्रेडियंट टूटने के कारण क्या होती है सरगम फ्रांसिस वो चेंज होता है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं आउटर चेंबर और इनर चेंबर, आउटर चेंबर के को क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये जो स्पेस होती है मेनली वाटर के लिए होती है, जिसको एक्वस चेंबर भी कहा जाता है, और H+ एक्युमुलेशन होता है। इसमें बताएं H+ एक्युमुलेशन बहुत ज्यादा नंबर बढ़ता है, और ये एंजाइम जो होता है यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेज होता है जो फैटी एसिड को तोड़ता है, ठीक है, उसी के लिए होता है। और इनर चेंबर जो होती है यहाँ मैट्रिक्स कहलाती है, और ये भी वाटर के लिए होता है। यहाँ पर एंजाइम होता है जो कि क्रेब्स साइकिल को चलाता है। क्रेब्स साइकिल जो होता है एक एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। कैसी होती है, एरोबिक होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है, जहाँ पर क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और एक्सेप्ट ये जो होती है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज हम जो बताए तो उसमें ऑक्सीडेशन वाला वो एंजाइम नहीं होती है, ये होती है एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होती है जो कि इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। इसी की वजह से क्या होती है ATP यहाँ पर रिलीज होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर DNA से DNA रेप्लिकेशन होता है। ये सब एंजाइम जो होता है ये इसके लिए ये सब जो एंजाइम होता है इनर मेम्ब्रेन में भी होता है, मतलब इनर मतलब अंदर में ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर DNA से DNA जो बनता है उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। और यहाँ पर एंजाइम जो होता है DNA पॉलीमरेज जो जिससे बनता है वही एंजाइम वर्क करता है। जैसे DNA से DNA बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, DNA पॉलीमरेज बोलते हैं। और ये इसका प्रोसेस रेप्लिकेशन कहलाता है। DNA से RNA बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, इसका एंजाइम RNA पॉलीमरेज होता है। और RNA से जो प्रोटीन बनता है इसे ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगले स्लाइड में एक स्लाइड और बचा है जहां पर उसकी राइबोसोम बताएंगे और बाइनरी फ्यूजन के बारे में बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। इसी के साथ क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों इस स्लाइड में आपका माइटोकॉन्ड्रिया खत्म होने वाला है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। राइबोसोम जो होती है क्या होती है, 70S राइबोसोम होती है। और मेमेलियन राइबोसोम की बात करता है तो 55S राइबोसोम होती है, ठीक है। और कहा गया है क्या, जो एंजाइम होती है सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होती है वो क्या होती है, लाइसोसोम में होती है। और एक एंजाइम होती है जिसको ऑक्सीडेटिव एंजाइम बोलते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पर देख रहे हैं सारा लिखा हुआ है। और जो बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन, जस्ट लाइक ए फ्यूजन ऑफ बैक्टीरिया। जिस प्रकार से बैक्टीरिया का क्या होता है निर्माण होता है
एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया बनता है बाइनरी फ्यूजन से, ठीक उसी प्रकार से क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया भी बनती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अब यहाँ पर लिखा है कौन सा सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल है जो कि पर्पल सर्फल बैक्टीरिया से बन करके आया है। इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर में क्या एंट्री मारा और ये एंट्री मार कर क्या कर दिया, ये प्रोकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया, जिससे एनर्जी का निर्माण होता है। और ये और था ये ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, ये न्यू में कन्वर्ट हो गया, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया MITOCHONDRIA ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, फिर प्रीकर्सर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रीकर्सर न्यू बैक्टीरिया का न्यू माइटोकॉन्ड्रिया का प्रीकर्सर कौन होता है, ओल्ड होता है, ये हो गया न्यू।